ये है iPad 2025 या फिर आप इसे iPad 11 जनरेशन भी कह सकते हैं। मैं खुद हार्डकोर एंड्रॉइड यूज़र हूँ ना, तो मैं ज़्यादा एप्पल के इकोसिस्टम में घुसने की कोशिश करता नहीं, बट इस बार iPad के साथ एप्पल ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी है ना, तो मुझे लगा कुछ ट्राई आउट तो इसे करना ही चाहिए। यहाँ पे एप्पल ने इसका डिस्प्ले साइज़ बढ़ा दिया है, थोड़ा सा ही सही बट बढ़ाया तो है। उसके अलावा प्रोसेसर में भी अपग्रेड किया गया है, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट वहाँ पे भी है, बट जो प्राइस है ना वो 35,000 पे ला के रख दिया एप्पल ने। एंड उस पर भी अगर आपके पास बैंक ऑफर्स मतलब कार्ड वगैरह हैं तो आप इसे 32,000 में परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो और डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा GST पे लेंगे तो फिर तो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। एंड जो बेस वेरिएंट इस बार यहाँ पे रखा गया है वो है 128 GB का। पिछली बार जो 10 जनरेशन में था ना, वहाँ पे आपको 64 GB का बेस वेरिएंट मिलता था एंड उसके बाद सीधा 256 GB पे आपको जंप करना पड़ता था। एंड उसके प्राइस पे तो यहाँ पे आपको iPad Air मिल रहा था। और क्योंकि iPad गेमर्स और स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर रहता है एंड पर्टिकुलरली ये वाला iPad ना सबसे सस्ता एंट्री लेवल प्रोडक्ट है एप्पल के इकोसिस्टम में घुसने के लिए, तो देखते हैं कि क्या ये सच में अच्छा है। एंड अगर आपको लगता है ना कि ये चैनल भी सच में अच्छा है, फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है। इस बॉक्स को तो मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ ना, तो आपको सीधा सीधा बताया था कि यार बॉक्स के अंदर आपको एक तो ये iPad मिलने वाला है। मेरे पास ये सिल्वर कलर में और भी 2-3 कलर आते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा बॉक्स के अंदर एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है 20 वॉट की, और एक Type-A to Type-C वाली केबल भी यहाँ पे मिल रही है। एप्पल के बॉक्स के अंदर चार्जर पहले से मिल रहा है, मैं कहीं कोई सपना वपना तो नहीं देख रहा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ना, मतलब जो 10 जनरेशन वाला था उसके मुकाबले क्या कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पे इस वाले वर्जन में। फिजिकली बात करें तो एकदम ही आइडेंटिकल लगते हैं, चाहे देखने में, हाथ में पकड़ने में बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो लगते हैं। बस ये है कि पिछली बार 10.9 इंचेस की स्क्रीन मिलती थी, उसे बढ़ा के इस बार 11 इंचेस कर दिया गया। मेजर नहीं है बट उसकी वजह से बेजल थोड़े से और कम दिखते हैं। इंटरनली ऑल्दो बात करें ना, यहाँ पे आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है इस बार, बट वहाँ भी जैसे मैंने कहा था कि एक ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ये है कि जैसे आप आईफोन्स में देखते होंगे ना, जो A16 बायोनिक है वहाँ पे आपको 6 CPU कोर्स मिलते थे एंड 5 GPU कोर्स मिलते थे। यहाँ पे उन्हें एक एक कम करके आपको 5 CPU कोर्स मिलते हैं एंड 4 GPU कोर्स मिलते हैं। पर यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज ना एक्चुअल कोई चेंज यहाँ पे नोटिस नहीं होता। देखो यहाँ पे iPad के लिए ना एप्पल को एक अपडेट देना था, बट एकदम ही हाई एंड वाला प्रोसेसर जो स्मार्टफोन्स में, इससे महंगे स्मार्टफोन्स में आता है, वो तो नहीं दे सकते थे ना, इसलिए एज अ डिफरेंशिएटर एक एक कोर कम कर दिया गया। बट जैसे मैंने कहा, परफॉर्मेंस में यूजेज के टाइम पे आपको ये चीज़ फील नहीं होगी, आपको A16 बायोनिक जैसा ही ये फील होगा अगर आपने उसे यूज़ किया। एंड स्मूथली परफॉर्म करता है एंड थ्रू आउट द UI कोई लैग वगैरह नहीं मिलते एंड सारे जो रिस्पॉन्स है ना वो अच्छे से मिलते हैं। गेमिंग की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए प्रेफर करते हैं ना, गेम्स बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं इस पर। तो मैंने भी इस पर BGMI खेल के देखी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों आज भी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स और क्रिएटर्स आज भी गेमिंग इसी पे करते हैं। एक अच्छा बड़ा स्क्रीन मिलता है आपको, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलते, गेम अच्छे से ऑप्टिमाइज है इस iPad के लिए। ऑल्दो 60 FPS तक ही आप गेमिंग कर पाएंगे, बट गेमिंग करने में मज़ा आता है एक बड़ी स्क्रीन के साथ, एक अच्छा ऑप्टिमाइज प्रोसेसर एंड जो गेम प्ले है ना वो थ्रू आउट अच्छा रहता है। हीटिंग वीटिंग वाले ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो हाँ गेमिंग एक्सपीरियंस मतलब मुझे अच्छा मिला। वैसे मैं चेंजेस की बात कर रहा था ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये है कि अब जो बेस वेरिएंट है ना वो 128 GB से स्टार्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ 64 GB। एंड ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि 64 GB आप समझो अगर आप गेम्स के लिए ले रहे हैं तो 2 बड़े गेम्स आपने डाले एंड स्टोरेज खत्म। 128 GB इज गुड एनफ, मतलब यहाँ पे ठीक है। हाँ वैसे ये जो प्राइस था ना 35,000, ये इस वाले वेरिएंट का है, ये वाईफाई ओनली वेरिएंट है। अगर आप ई सिम वाला वेरिएंट लेते हैं वो स्टार्ट ही सीधा 50,000 से होता है, मतलब समझ रहे हो 15,000 रुपये सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ करने के लिए। इतने में तो एक अच्छा फुल फ्लेज एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी के साथ, सिम के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर पाओगे। ये चीज़ें देख के ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब एप्पल क्या क्या सोच के करता है और किसके लिए कर रहा है चीज़ें। फिर इसका जो डिस्प्ले है ये एक 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले ही है वैसे तो, 500 निट्स तक की ब्राइटनेस तक चला जाता है एंड बेसिक 60 हर्ट्ज वाला आपको पैनल मिलता है, मतलब 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। खैर जो इससे डबल प्राइस का आईफोन है उसके अंदर भी आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है, तो ये कंप्लेंट इससे तो बनती नहीं है। जैसे इसके डिस्प्ले पे ना किसी भी तरह की कोटिंग नहीं है, तो अगर आप सनलाइट में इसे लेके जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने लगा रखा है, तो आपकी दिक्कतें कम होगी, वरना काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्लेयर्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन में डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एक नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले है, तो अगर आपको नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मतलब सिंपल सी चीज़ है। जैसे ये टच होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है आपकी डिस्प्ले की, इसके बीच में ना यहाँ पे एयर गैप है जो यूजुअली नहीं होता महंगे डिवाइसेस में।
मतलब बहुत ही कम डिवाइसेस में देखने को मिलता है अब तो ये नॉन लैमिनेटेड है, वहाँ पे बीच में एयर गैप होता है, तो जब भी आप टच करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि जैसे आप कुछ प्रेस कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है डिस्प्ले। इतना मैटर नहीं करता, मैंने गेमिंग वगैरह भी करके देखी, सारी चीज़ें करके देखी, इतना मैटर नहीं करेगा सब लोगों को, बट जैसे मुझे पता है, मेरे दिमाग में अब है, तो मुझे थोड़ा बहुत फील होता है। एंड ये प्रॉब्लम उनको करेगा जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह करना पसंद करते हैं अपने आईपैड के ऊपर एप्पल पेंसिल वगैरह यूज़ करके, उनको थोड़ी सी दिक्कत शायद ये दे सकता है। वरना अगर आप जो यूजुअल टास्क करते हैं ना, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है, बट आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ लेने से पहले। पर देखो डिस्प्ले को यहाँ पे मैं अच्छा ही कहूँगा, अब एवरेज मुझे यहाँ पे फील होता है, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट होता है डिस्प्ले का वो होता है उसकी मल्टीमीडिया कंजप्शन से ना। और मल्टीमीडिया कंजप्शन की बात करूँ तो यूट्यूब पे आप 4K 60 FPS तक वीडियोस देख सकते हैं। प्लेबैक अच्छा है, प्लेबैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर्स वगैरह अच्छे प्रोड्यूस करता है। ट्रू टोन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से डार्क है ब्राइट है उस हिसाब से कलर्स वगैरह एडजस्ट कर लेता है, वो चीज़ अच्छी है। नेटफ्लिक्स पे मैंने कुछ शोज़ देखे, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस अच्छा था। ऊपर नीचे आपको ब्लैक बार मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टैबलेट का रेशियो थोड़ा सा अलग होता है ना, तो आपको ऊपर नीचे ब्लैक बार मिलेगी, ये सभी टैबलेट्स में मिलती है। उसके अलावा मूवीज़ वगैरह देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छा मज़ा आता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको 4 वेंट्स मिल रहे हैं ना, बट चारों के चारों स्पीकर नहीं है, ये सिर्फ ड्यूल स्पीकर वाला, मतलब 2 स्पीकर यहाँ पे काम करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड उनकी क्वालिटी की बात करूँ, ऑडियो क्वालिटी की, लाउडनेस की बात करूँ, तो यार एवरेज या बिलो एवरेज मैं कहूँगा, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता इसके ऑडियो में। जैसे हमने पीछे अभी वन प्लस पैड को रिव्यू किया था ना, तो आपको अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, चैनल पे भी है, नीचे भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी क्रिस्प थी, इतनी प्रीमियम थी, और इतना लाउड वो साउंड करता था ना, तो कि उस पर मूवीज़ देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो चीज़ यहाँ नहीं है। पर उसके मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, पूरा ही आपको एल्यूमिनियम का बिल्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ऊपर की तरफ पावर बटन है, उसमें आपको टच आईडी देखने को मिलती है। एंड वो थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, पता नहीं मैंने पहली बार यूज़ करी है तो इसलिए मुझे स्लो लगी, या ये होती ही ऐसी है, जो भी है प्रेजेंट तो है। एंड यहाँ पे पोगो पिन भी प्रेजेंट है, तो अगर आपके पास एक जो इनका फोलियो केस आता है ना, वो पड़ा है, तो आप उससे अटैच कर सकते हैं, एज अ लैपटॉप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वो पहले से पड़ा है ना, तो ही उसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू दे, मतलब उसका प्राइस जो है वो 25,000 रुपये है। 30-32 हज़ार रुपये का आप टैबलेट लेंगे एंड 25,000 का उसके लिए केस लेंगे जिसमें कीबोर्ड है, उसे लैपटॉप बनाने के लिए। तो इससे अच्छा तो इतने प्राइस में एक अच्छा विंडोज़ टैबलेट आ जाएगा तगड़े पावर के साथ, और थोड़े से पैसे अगर और मिलाएंगे ना तो एक मैकबुक भी आ जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सेंस बनाता नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए या आप नीडी ही हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है ही, तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप उन्हें ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल पेंसिल भी यूज़ करनी है ना, तो मैं उसके लिए भी सजेस्ट करूँगा, या तो आप थर्ड पार्टी में यूज़ करें, या जो नई टाइप सी वाली आती है ना, उसे यूज़ करें, क्योंकि जो सपोर्ट है वो सिर्फ जेन 1 का और टाइप सी वाली का है। आप प्रो वगैरह नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपको बहुत आर्टिस्टिक काम नहीं है ना, बहुत डिटेल्ड काम नहीं है, तो एक थर्ड पार्टी यूज़ कर लो, वो ज़्यादा सेंस बनाता है यहाँ पे। मैंने ना ये एट टाइम्स नोटिस किया है कि जितने भी लोग एप्पल डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए iOS ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन द एक्चुअल डिवाइस, चाहे वो कुछ भी हो, आईपैड हो, आईफोन हो। iOS ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है ना, जो मेन स्पेशलिटी है, जो जादू है एप्पल का, वो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर है। ये डिवाइस करंटली वैसे तो iOS 18 पे रन कर रहा है, एंड एप्पल कुछ स्पेसिफाई तो करता नहीं कितने अपडेट्स आएंगे, बट सबको पता है, हमें से सबको पता है कि एप्पल कितना तगड़ा है अपडेट्स के मामले में। 5 से 7 साल की अपडेट्स तो आपको यूजुअल मिलेगी ही मिलेगी, तो उस मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है। बट अगर आप मेरी तरह एक एंड्रॉयड डिवाइस से आ रहे हैं ना एप्पल पे डायरेक्टली, तो आपको शुरू में थोड़ी सी परेशानियां फील हो सकती है, जैसे मुझे हुई है। मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूँ, जैसे कि इसमें बैक बटन ही नहीं होता, तो आपको सीधा ऐप से बाहर जाना पड़ता है। वो भी कोई परेशानी नहीं है, कुछ दिनों में आदत लग जाती है, बट शुरू में बड़ा इरिटेटिंग लगता है, एंड हाथ सेट नहीं होता ना जब तक, तब तक बहुत अजीब लगता है। उसके अलावा इनकी जो सेटिंग्स पैनल्स है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, चीज़ें ढूंढने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इवन जो कैमरा की सेटिंग्स कैमरा में होनी चाहिए, वो आके आपको सेटिंग्स में दे दी गई है। उसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल, वो तो मतलब वहाँ तो बाढ़ आई हुई रहती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए भी, जो नहीं भी चाहिए, सब मिलेगी। इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सब मिक्स हो जाती है। एंड किसी का भी आप एप्पल डिवाइस उठा के देख लो, वहाँ पे नोटिफिकेशन भरी रहती है दुनिया भर की। एंड अगर आप एंड्रॉयड से आ रहे हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आप एक 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज या इवन 144 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला पैनल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे आएंगे ना, तो आपको बहुत अजीब लगेगा 60 हर्ट्ज यूज़ करने में ना, एकदम से यूज़ करने में बड़ा अजीब सा लगता है, स्लो सा फील कराता है। बट वो एक्चुअल स्लो होता नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश रेट कम है ना, इसलिए वो ऐसा थोड़ा सा मिमिक करता है, ऐसा थोड़ा सा आपको लगता है देखने में कि स्लो है, बट वो एक्चुअल स्लो होता नहीं है।
बट एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाले किसी स्मार्टफोन से या टैबलेट से आ रहे हैं तो अगर आप इस आईपैड को लेने ही वाले हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। जैसे कि अगर आप इसे गेमिंग के लिए ले रहे हैं ना, तो BGMI, CODM या जितने भी FPS गेम्स या नॉर्मल गेम्स होते हैं ना, वो तो आप यहाँ खेल सकते हैं, स्ट्रीम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट AAA टाइटल्स की बात करें, जैसे कि रेजिडेंट इविल 4 है, इस तरह के टाइटल्स खेलने के लिए ना आपको मिनिमम A17 Pro चिपसेट चाहिए या फिर M सीरीज़ वाले चिपसेट चाहिए। AAA टाइटल्स सिर्फ आप उन्हीं में खेल सकते हैं, यहाँ नहीं खेल सकते। यहाँ पे इसके साथ लिमिटेशन है एंड फ्यूचर में भी किसी अपडेट से सॉल्व नहीं होने वाली, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहीं आप ले वो AAA टाइटल्स खेलने के चक्कर में एक टैबलेट में और खेल ना पाए, तो इसे ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए या फिर आप कोई एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, कोई ऐप आपको ऐसी चाहिए जो आप एंड्रॉयड में, विंडोज़ में यूज़ करते थे, तो पॉसिबल है कि वो आपको यहाँ ना मिले। ऐप स्टोर में वैसे तो काफ़ी सारे ऐप्स होते ही हैं, बट पॉसिबल है कि वो चीज़ आपको यहाँ ना मिले, ये लिमिटेशन हो। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने जब ये टैबलेट लिया ना, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश करी, तो व्हाट्सएप इस पर चलता ही नहीं। मुझे पता चला आईपैड में कि मैं व्हाट्सएप चला ही नहीं सकता। मैं व्हाट्सएप अपने डिवाइसेस पे, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, इवन PC के अंदर और अपने लैपटॉप में सब जगह यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मेरे को लगी, क्योंकि व्हाट्सएप तो आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें वहीं पे, सारी बातें, कन्वर्सेशन वहीं पे होती हैं, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टास्क भी मैं वहीं पे करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अजीब सा है। तो आपको भी ये अपने हिसाब से रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप किस स्पेसिफिक टास्क के ले रहे हैं, तो वो इस पे पॉसिबल है भी कि नहीं, वरना आपका पैसा बर्बाद जा सकता है। फिर बैटरी के स्पेक्स के बारे में तो एप्पल कभी कुछ खुल के बताता है नहीं, बट जितना भी इंटरनेट से, रिसर्च से पता चलता है, तो ऑलमोस्ट सभी टैबलेट्स की तरह इसमें भी 7500 mAh के आसपास की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एनफ है यार। अगर आप ज़्यादा कुछ हैवी यूजेज नहीं करते, अगर आप लगातार गेम खेलेंगे तब तो मैं नहीं कह सकता, बट मिक्स यूजेज के साथ आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि 20 वाट का चार्जर भी है यहाँ पे और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल रहा है। दूसरी बात तो हाँ ठीक है, बट उसे चार्ज करने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, वो टैबलेट्स में लगते ही हैं। तो बैटरी वाइज इतना कुछ अच्छा भी नहीं है और इतना कुछ डील ब्रेकिंग भी नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे एप्पल के डिवाइसेस में ना कैमरा उनकी शान होती है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, बट आईपैड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक बेसिक 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा रियर साइड पे, कोई फ्लैश भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, एंड फ्रंट साइड पे भी एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी मैं कहूँगा ओके, सो है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पिक्चर्स लेते हैं तो हाँ क्लियरली विजिबल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इतना कह सकता हूँ। कुछ मूवमेंट्स आपको कैप्चर करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कैप्चर करनी है तो वो कर पाओगे। पिक्चर क्वालिटी ठीक है यार, देखो टैबलेट्स के अंदर ऐसे ही होते हैं, जितने भी आप महंगे से महंगे टैबलेट्स यूज़ कर लो, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी, बट टैबलेट्स में कैमरास पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है टैबलेट के केस में, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मीटिंग्स लेते हैं, जूम कॉल्स लेते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेते हैं ना, तो वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का अच्छा होना तो इंपॉर्टेंट है। एंड उसका आइडिया आपको अभी इसलिए लग रहा होगा, इसीलिए मैं ये वाला पार्ट इसके टैबलेट के फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा इससे। और एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा, रियर साइड से ना आप 4K 60 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड फ्रंट साइड से आप 1080p 60 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सारी चीज़ें ठीक है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अपना जो मतलब मेरा व्यू है उससे मैं कहना चाहूँगा कि टैबलेट एक इतनी बड़ी डिवाइस होता है ना, कि ना तो आप रियर कैमरा से व्लॉगिंग कर सकते हैं, ना तो आप व्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद को ऐसे पकड़ के, एंड ना ही जो आप वीडियो कॉल्स लेंगे या फिर मीटिंग्स वगैरह करेंगे ना, वो आप रियर कैमरा से कर सकते हैं। वो तो आपको फ्रंट कैमरा से ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि टैबलेट काफ़ी बड़ा होता है, उसे आप पकड़ ही ऐसे सकते हैं। तो इसीलिए तो सेंटर स्टेज भी आपको फ्रंट कैमरा में मिलता है, ताकि आप वीडियो कॉल्स करें, मूव वगैरह करें, तो वो सारी चीज़ें ठीक से हो जाए। तो मतलब ब्रांड से मैं इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, देखो 4K 60 FPS अपने बैक में दिया, पर अगर आपको देना ही है ना, तो इसे फ्रंट में दिया जाए ताकि इसका बेटर यूज़ हो सके। फिर Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कनेक्टिविटी वगैरह वाले इशूज़ तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। 6GB इंटरनल रैम है, तो अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है, मल्टीटास्किंग वगैरह करा रहता है, एंड रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको अच्छा ही देखने को मिलता है, जैसा एप्पल के होता है। पर अगर आप इस डिवाइस को परचेज करते समय ये सोच रहे थे कि सस्ते में भाई एप्पल इंटेलिजेंट यूज़ करने को मिल जाएगा, तो उसका सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता इस वाले डिवाइस के अंदर, इस वाले आईपैड के अंदर। हाँ, पर अच्छी गेमिंग और अच्छा जनरल यूजेज आपको करा रहा है एक एप्पल डिवाइस, वो भी सस्ते में, इतना भी बहुत है कंसीडरिंग कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको ये आईपैड लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या चीज़ें आईपैड आपको ऑफर कर रहा है एंड क्या चीज़ें मिसिंग है। वैसे तो आपको ये भी पता है कि ये चैनल आपको किस तरह की वीडियोस ऑफर कर रहा है, फिर भी आप इसे सब्सक्राइब करना मिस कर दे रहे हैं। तो
आप कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड कमेंट करके ना ये भी ज़रूर बताना कि क्या मुझे इसका गेमिंग टेस्ट लाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें गेमिंग करी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये चीज़ कमेंट करके बता देना, फिर उसको भी ट्राई करेंगे लाने की। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।